चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो चलिए, हमने कितना पढ़ा था लास्ट क्लास में? कैलाश पर्वत हमने पढ़ लिया था। कैलाश के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको बता दी थी क्या? कि कैलाश पर्वत, इससे पहले मैंने आपको दो चार चीजें और बताई होगी। हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, आप कहोगे कि सर ट्रांस हिमालय को हम पढ़ रहे थे। ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में मैंने आपको बताया था कि सर इसकी में 4 श्रेणियां पाई जाती है। 4 श्रेणियों में हमने एक पहले पढ़ा था, कौन सा? काराकोरम। दूसरा लद्दाख। तीसरा जास्कर, यही पढ़ा था। फिर उसके बाद में चौथी जो श्रेणी पढ़ी थी, वो कौन सी पढ़ी थी? कैलाश। आप कहोगे कि सर सबसे ऊपर जो आता है वो आपका कौन सा आता है? कैलाश आता है। कैलाश के नीचे दूसरी श्रेणी कौन सी पाई जाएगी? लद्दाख। और लद्दाख के नीचे तीसरी श्रेणी कौन सी पाई जाएगी? जास्कर। डन। अच्छा, बोलना सबको है। लद्दाख के जस्ट सामने अगर बात करूं तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी पाई जाती है? आप कहोगे कि सर कैलाश श्रेणी पाई जाती है। डन। इस कैलाश श्रेणी के ऊपर ही आप कहोगे कि सर यहाँ पर क्या पाया जाता है? आप कहोगे कि सर यहाँ पर मानसरोवर ग्लेशियर पाया जाता है। मानसरोवर ग्लेशियर। और ग्लेशियर क्या होते हैं? अच्छा, ग्लेशियर क्या होते हैं? आप कहोगे कि सर बर्फ की एक बहुत बड़ी राशि जो तैर रही हो, या बर्फ का पहाड़ जो तैरता हुआ हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्लेशियर बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने कैलाश के बारे में पढ़ा था। कैलाश में क्या क्या चीजें पढ़ी थी? कैलाश में हम पढ़ेंगे कि सर ये भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। यस और नो? इसी पे हमने पढ़ा था केटू, सॉरी हाँ केटू, गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये हमने पढ़ लिया था। 8611 मीटर इसकी हाइट है, ये पढ़ लिया था। इसी में हमने पढ़ा था कि सर इसी में क्या आता है? इंदिरा पॉइंट आता है। इसी पे हमने पढ़ा था कि सर इसी में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। यस और नो? और उन ग्लेशियर में कितने, हमने आपको 5 ग्लेशियर बताए थे। इस पर बियाफो, बातुरा, बाल्टूरा, और उसके बाद में सियाचिन। हाँ बेटा, इंदिरा कॉल, हाँ सॉरी, ये कौन सा होगा? इंदिरा कॉल होगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर? अंडमान निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट, कैप कैमोरिन के भी नीचे। फिर हमने क्या पढ़ा था? सियाचिन के बारे में पढ़ा था। और सियाचिन के बारे में आपको बताया था कि ये सबसे लॉन्गेस्ट अध्रुवीय ग्लेशियर है भारत और विश्व का। अध्रुवीय में सबसे सेकेंड नंबर पे आएगा, पर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर। फिर हमने पढ़ा था कि 76 किलोमीटर लंबा है। यहाँ बात करेंगे कि सर ये कहाँ आता है? लद्दाख आपका काराकोरम में आता है, अक्साई चीन वाले रीजन के पास में। फिर हमने इसको बताया था कि सर ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। फिर हमने बात की थी कि सर ये एक ठंडा मरुस्थल है। ये भी क्या है? ठंडा, लद्दाख के जैसा ठंडा मरुस्थल है। फिर हमने पढ़ा था कि सर 1984 में यहाँ पर ऑपरेशन ऑपरेशन राजीव, ऑपरेशन विजय यहाँ पर चलाए गए। पाकिस्तान के साथ में हमारा युद्ध होता है, ये पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में हमने फिर और उत्तराखंड, सॉरी, ट्रांस हिमालय में काराकोरम के बारे में इतनी ही जानकारी दी थी। इसका कुछ पार्ट में, इसका कुछ पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? आप कहोगे कि सर सस्कान घाटी, क्या बोलेंगे? सस्कान घाटी वाला रीजन, ये भी इसी पे आता है। इसको इसने गिफ्ट कर दिया था, किसको? किसको गिफ्ट कर दिया? चाइना को। कब गिफ्ट कर दिया? आप कहोगे कि सर 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया, ये हमने बता दिया था। फिर उसके बाद में हमने बात की थी लद्दाख की, और लद्दाख के बारे में बहुत सारी चीजें देखी थी। इसको क्या बोलते हैं? लाखों दर्रों का घर, यही कहते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सर इसको भी क्या बोलते हैं? लद्दाख को आप कहोगे कि सर ठंडा मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल। इसके बाद में वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती, वृष्टि छाया प्रदेश। फिर हमने यहाँ पर आपको एक चीज और बताई थी, यहीं पर क्या है? भारत का सबसे ठंडा स्थान। और वो ठंडा स्थान कौन सा है? आप कहोगे कि सर कौन सा हो जाएगा? द्रास। और ये कहाँ आता है? लेह में।
और लेह कहाँ आता है? लद्दाख में। ये बता दिया था। यहीं पर एक पॉइंट और लिखाया होगा कि सर लद्दाख में ही विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत और कौन सा है? आप कहोगे कि सर कौन सा हो जाएगा? राका पोसी शिखर। याद आ रहा है क्या? कुछ दिखाया था कि विश्व का जो सबसे ज्यादा तीव्र ढलान वाला पर्वत है वो कौन सा है? राकापूसी शिखर है। और राकापूसी शिखर कहाँ आता है? लद्दाख में आता है। इतनी चीजें बताई थी लद्दाख में। फिर इसके बाद में हमने जास्कर को पढ़ा था। जास्कर, अच्छा यहाँ पर लद्दाख में बेटा एक आपको कोयला बताया था। कौन सा कोयला? एंथ्रेसाइट कोयला। कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। इसके अलावा पूरे भारत में कौन सा कोयला, कौन सा भारत में कौन सा पाया जाएगा सबसे ज्यादा? अच्छा, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट। डन। कोयला 4 टाइप के होंगे ये। अच्छा, ऐसे याद रखना। मुझे अगर मेरे पास में बहुत अच्छे मार्क्स आए, मान लो, है ना, मैं 100 में से बहुत अच्छे नंबर लेकर के आऊंगा, मुझे कौन सा ग्रेड मिलता है? ए ग्रेड। ए ग्रेड मतलब एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला। डन। फिर बात करें ए के बाद में क्या आता है? बी। बी से क्या होगा? बिटुमिनस। मतलब भारत में सब बी कैटेगरी के पाए जाते हैं। आप कहोगे कि सर भारत में कौन सा हो जाएगा? बिटुमिनस। तीसरा, ए कैटेगरी से एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस। भारत में बी पाया जाता है, मतलब बिटुमिनस बी कैटेगरी में पाया जाता है। इसके बाद में आता है बेटा लिग्नाइट। कौन सा होगा? अच्छा, लिग्नाइट को बेटा लो क्वालिटी का बोल दूं क्या? लो क्वालिटी। लो क्वालिटी मतलब यहां पर कार्बन परसेंटेज क्या होगा? कम। और लिग्नाइट के बाद में आता है पीट। अब तुम, चलो ठीक है, तुम्हारी क्वालिटी लो है, मान लिया, तुम जल तो फिर भी रहे हो, बट तुमने हरकतें ऐसी कर दी कि तुम्हें पीटने लायक हो गया। और पीटने में मतलब ऐसा होता है कि हम उसको क्या समझ लेते हैं कि बिल्कुल ये छपरी होगा, इसमें कोई क्वालिटी नहीं, मतलब पीटने वाली हरकत। तो पीटने वाली हरकत कौन करेगा? जिसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा कम हो। डन। तो जो पीटने वाली हरकत करेगा वो कौन सा? पीट। डन। लो क्वालिटी जो होगा वो लिग्नाइट। डन। जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी वो कौन सा होगा? एंथ्रेसाइट। फिर उसके बाद में बी कैटेगरी में बिटुमिनस, थर्ड लिग्नाइट, फिर पीट। याद हो जाएगा। अच्छा, भारत में कौन सा पाया जाता है सबसे ज्यादा? बिटुमिनस। एकमात्र एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर? लद्दाख में। डन। ये बता दिया था। फिर हमने बात की थी कि लद्दाख और जास्कर। अच्छा, जास्कर के बारे में देखिए। जास्कर के बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जास्कर आप कह सकते हो कि ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी। लिखाया था क्या? दक्षिणी श्रेणी किसकी है? ट्रांस हिमालय। डन। यही क्या करती है? आप कहोगे कि सर इंडस सांगपो सुचर जोन से ग्रेट हिमालय को अलग करती है। ये बता दिया था। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी चोटी इंडस सांगपो सचर जोन को अलग करती है। यही जास्कर श्रेणी दक्षिणवर्ती मोड़ लेती है। बताया था क्या? दक्षिणी मोड़। और इस दक्षिणी मोड़ को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? सिंधु गार्ज। इसको क्या बोलेंगे? आप कहोगे कि सर इसको हम बोलते हैं क्या? सिंधु गार्ज कहते हैं। और सिंधु गार्ज जहां से दक्षिणवर्ती मोड़ लेती है वहीं पर एक माउंटेन है जिसको हम बोलते हैं नंगा पर्वत। डन। यहां तक बता दिया था। फिर हमने बात की थी कैलाश माउंटेन की। और कैलाश माउंटेन की अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर विश्व का ऐसा माउंटेन जिसको आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया। डन।
इसके बाद हमने कहा था कि सर यहाँ पर कुछ धर्म पाए जाते हैं, और धर्मों की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जैन धर्म पाया जाता है, यहाँ पर बौद्ध धर्म पाया जाता है, यहाँ पर हिंदू धर्म पाया जाता है, यहाँ पर बौद्ध धर्म पाया जाता है। डन। ये बौद्ध के जैसा ही क्या है, बौन धर्म है। इसको तिब्बत में चाइना का धर्म है। बौद्ध को वहां पर बौन बोला जाता है। कैलाश पर्वत में ही भगवान शंकर का निवास है, इसीलिए किसके लिए फेमस है, हिंदू धर्म के लिए भी फेमस है। यहां पर बात करेंगे कि सर ये जो है, इस पर्वत को आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, और दूसरा इसके ऊपर से कुछ भी नहीं गुजरता, ऊपर से कुछ भी नहीं गुजरता। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, ब्लैक होल, इनमें से कुछ नहीं जाता, इनके ऊपर से कुछ नहीं जाता, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से खींच लेते हैं। इसीलिए आप कहोगे कि सर काराकोरम में, सॉरी, ट्रांस हिमालय में कैलाश श्रेणी भी ऐसी है जिसके ऊपर से कोई भी जहाज ट्रेवल नहीं करता, फ्लाई नहीं करता। अगर इन्होंने फ्लाई किया, बहुत सारे जहाजों ने फ्लाई करने की कोशिश की, वो गए, और जैसे ही इस माउंटेन के ऊपर गए, यहां से जाना चाहिए इसको ऐसा, यहां से इन्होंने जैसी कोशिश की, ये क्या हो गए, यहां से जाकर के टकरा गए, इसको खींचा और टकराने से क्या हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, और क्षतिग्रस्त होने के बाद में सिर्फ उनका मलबा मिला, क्योंकि पर्वत के ऊपर जाना संभव नहीं है। जितने लोगों ने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, वो सारे डेड बॉडी में मिले, बर्फ में दबे हुए। डन। तो इमेजिन करके थोड़ा सा याद रखना है कि पर्वत, अच्छा इसका आकार कैसा है, क्रिसमस ट्री के जैसा ऐसा है बिल्कुल। ये अंदर से आएगा, फिर यहां से भाई इसको बाहर जाना पड़ेगा, फिर अंदर आएगा, फिर बाहर जाना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल भी चढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं, वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ना ज्यादा प्रीफर करते हैं बजाय किसके, कैलाश पर्वत को। इतना पढ़ लिया था हमने। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे महान हिमालय। कौन सा हिमालय, महान हिमालय, या हम पढ़ेंगे ग्रेट। दूसरी हेडिंग डालिएगा, हिमाद्री, वृहद, महान हिमालय। हिमाद्री, वृहद, महान हिमालय, इसके और भी नाम है। इसी को बेटा मैं बोल सकता हूं क्या, आंतरिक हिमालय, इंटरनल हिमालय, बताइएगा। आंतरिक हिमालय नाम बोल सकता हूं क्या, पहले ये बताओ, आंतरिक हिमालय। अब क्यों बोलूंगा आंतरिक हिमालय, आप कहोगे कि सर ऊपर में पाया जाता है मेरा क्या, ट्रांस हिमालय। डन। दूसरा पाया जाता है मेरा ग्रेट हिमालय, और तीसरा पाया जाता है लेजर हिमालय, और चौथा पाया जाता है शिवालिक हिमालय। डन। शिवालिक हिमालय बहुत छोटा सा है, ये हिमालय की पदस्थली बोला जाता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा चोटियां देखने के लिए नहीं मिलेंगी। जब चोटियां बहुत कम है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेन हिमालय तो मेरा ट्रांस, ग्रेटर और लेजर, इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय, ग्रेट हिमालय। अब दोनों के बीच में, इसीलिए तो बेटा इसको मैं मध्य हिमालय भी बोल देता हूं, बोल सकता हूं क्या। इसके साथ में मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर आपने अभी हमें ट्रांस पढ़ाया, फिर आप ग्रेट की बात कर रहे हो, ग्रेट में ही सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, इसीलिए बेटा इसको मैं महान हिमालय भी कहता हूं। महान कौन होगा, जिसके पास भाई ज्ञान ज्यादा होगा, जो ज्यादा ऊंचा होगा। ऐसे समझो कि भाई हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, अभी भाई वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, इसीलिए महान कौन हो गए, कौन हो गए, मोदी जी। आप उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, पीठ पीछे तो फिर आपने एक सीरियल देखा होगा, पीठ के पीछे तो सब लोग गाली देते हैं, है ना, वकील वाला जो है। तो यहाँ बात करें कि जैसे महान हिमालय, तो बड़े लोग, जैसे आपने अभी कल परसों सुना होगा राघव चड्ढा, पहले आम आदमी पार्टी में थे,
अब आम आदमी पार्टी में थे भाई साहब, उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए, है ना, चाहे मुद्दा हो समोसा का, पानी का, है ना, पानी का मुद्दा हो, आपका पर्टिकुलर एक साल में रिचार्ज करने का मुद्दा हो कि आप 28 दिन का रिचार्ज कर रहे हो, इनकमिंग अगर बंद है तो आप क्यों रिचार्ज करवा रहे हो भाई, इनकमिंग तो चालू होनी चाहिए, आउटगोइंग बंद रहे, वो हो, पार्लियामेंट में वुमेन से लेकर के हो, वन इलेक्शन की बात हो, यस नो, ये सारे मुद्दे किसने उठाए, राघव चड्ढा ने उठाए। राघव चड्ढे ने जितने मुद्दे उठाए अभी तक, उसने एक पॉपुलेशन को अपना फैन फॉलोइंग बनाई, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनाई। उनके कुछ मैंने मीम्स देखे कि ऐसा वो कोई व्यक्ति नहीं बना, वो कोई पैसे नहीं बने जो राघव चड्ढा को परचेस कर सकते हैं। बीजेपी पार्टी शुद्ध गुंडों की पार्टी है, यहां पर गुंडे भरे हुए। अब ये अभी राज्यसभा में है, राज्यसभा में सदस्य है, 7 सदस्य हैं इनके साथ में। इनके ऊपर अब हो सकता है भाई, अभी हम प्रीवियस जब से देख रहे हैं, चाहे वो बात हो राज्यसभा में मुद्दे उठाने की, जब भी इनको मौका मिला इन्होंने सीधे तरीके से बीजेपी के ऊपर हमला नहीं किया। सीधे तरीके से अगर आप लास्ट 1 ईयर की डिबेट अगर देखो, लास्ट 1 ईयर में राज्यसभा में जितनी भी इनने बातें की है, उनने मुद्दे कौन से उठाए, इन्होंने मुद्दे उठाए, हम जाते हैं एयरपोर्ट पे, वहां छोटे लोग भी आते हैं, मिनिमम आर्थिक जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा, भाई एरोप्लेन में कौन बैठेगा, जिसकी स्थिति अच्छी होगी तो 50 रुपए की बोतल परचेस कर सकता है। भाई मैं चाहूंगा तो मैं अगर वहां जा रहा हूँ, अगर एरोप्लेन में टिकट ले सकता हूँ तो भाई वहां एक बॉटल भी मैं परचेस कर सकता हूँ। डन। इनने मुद्दा कौन सा उठाया है यहाँ पर, पानी की बोतल की कौन सी होनी चाहिए, 20 रुपए की मिलनी चाहिए, समोसा 10 रुपए 20 रुपए का मिलना चाहिए। सिम कंपनियों को, भाई तुमने ट्राई को बनाया किस लिए, सिर्फ इससे चंदा लेने के लिए। ट्राई क्या है, यही तो काम करता है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये कंटिन्यूअसली 2 साल में इतने इतने चेंजेस किए हैं, इतने चेंजेस किए हैं, मुझे लगता है कि इसको इतना पैसा मिल चुका है, इतनी डोनेशन गवर्नमेंट को आ चुकी है कि इन्होंने कहा कि भैया तुम जैसा बोलोगे, महीना अगर 25 दिन का होता है तो उसमें भी हम बोलेंगे हाँ, ऐसा नो। भाई पहले हम जो रिचार्ज करते थे 1 मंथ का करते थे, बताओ, 1 मंथ का, दो कोविड के बाद में 2021, कोविड से हम देख रहे हैं तो इन्होंने बोल दिया कि भैया महीना 30 दिन का, कोई 31 दिन का, इनने कहा कि हमें महीना कौन सा पसंद है, फरवरी, और फरवरी में दिन कितने, 28, बोले 28 दिन को हम महीना मानते, तो तुम्हें उसमें 31 दिन का अक्टूबर नहीं दिख रहा था, उसमें 31 दिन का मार्च नहीं दिख रहा था, 31 का दिसंबर नहीं दिख रहा था, ये भी तो कितने के होते। फिर इनने कहा ये वाला मुद्दा, बोले ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पब्लिक इसको सपोर्ट करेगी। राघव चड्ढा ने कौन सा मुद्दा उठाया, ये वाला, इसके साथ में एक और कि हाँ भाई इनकमिंग क्यों, जैसे हमारा रिचार्ज खत्म हो गया, अब रिचार्ज खत्म हो गया तो हम कौन सा रिचार्ज नहीं करते, भाई 2 सिम में कितना रिचार्ज करें, 300 का एक सिम में, 300 का दूसरी सिम में, कितने हो जाएंगे, 600, चलाना हमें एक ही सिम है तो हम दोनों में रिचार्ज करते ही नहीं है, भले ही वो 4 महीने से उसमें रिचार्ज नहीं किया, 2 महीने एक में रिचार्ज करते हैं, दूसरे 1 महीने दूसरे में रिचार्ज। इसने ये वाला मुद्दा उठाया। अबे जैसे पार्लियामेंट में मुद्दा उठा रहे थे, आम आदमी पार्टी को लगा कि राघव चड्ढा बीजेपी के ऊपर प्रहार नहीं कर रहा है, भाई राज्यसभा में ये लीडर था अपोजिशन का, ऐसा नो, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या था, हेड था, अध्यक्ष था। इसको बोला कि भाई साहब तुम अभी, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, 65 लाख लोगों को वहां से उनके नाम काट दिए गए, उसके ऊपर बोलो। मणिपुर 3 साल से जल रहा है, उसके ऊपर बोलो। ज्ञानेश कुमार वीडियो नहीं दे रहे हैं इलेक्शन के, बिहार में इलेक्शन हुआ, उसके वीडियो नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर बोलो। इनने इन सब मुद्दों पर बोलने से मना कर दिया, बोले मैं बोलूंगा वही जो मेरा मन करे। तो इनकी पृष्ठभूमि बेटा 1 डेढ़ साल पहले से कंप्लीट हो गई थी कि मैं बीजेपी में जाऊंगा। 1 साल 1.5 साल से आप राघव चड्ढा का
एक आध भाषण उठा करके देख लो, उसमें इसने बोला हो कि बीजेपी सीधे तौर पर, सीधा डायरेक्ट कि हाँ बीजेपी में चोर है, बीजेपी इलेक्शन चोरी करती है। वो लास्ट से बचते आ रहे। फिर उनको अचानक से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है 2-4 दिन पहले। अचानक से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि जो पार्टी गुंडे और मवाली की पार्टी कहा करते थे, वो कहते थे कि इसमें तड़ीपार जैसे लोग हैं, उनको अचानक से दिव्य दृष्टि मिलती है और उनको लगता है कि जिस पार्टी ने उनको सांसद बनाया, जिस पार्टी ने उनको राज्यसभा पहुंचाया, पंजाब में इतना क्राउड, इतना फैन फॉलोइंग, देश में इतना बड़ा नाम बना, वो आम आदमी पार्टी उनके लिए क्या हो गई? वो कहते हैं कि सर ये अपने वर्चस्व पे, जो अपने सिद्धांतों पे काम नहीं कर। तो जब अब अगर आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांत पे काम नहीं कर रही है, तो जिस पार्टी में एक गए बीजेपी, उसके सिद्धांत क्या सही है? अगर सिद्धांत सही होते तो इनका जो अभी फैन फॉलोइंग है, ये खुद की एक नई पार्टी बनाते, इनको क्राउड, इनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ती। भाई हम जैसे लोग है ना, जितना भी यूथ है, ये जिन मुद्दों पे बात कर रहे थे, जैसी बातें कर रहे थे, इनको एक अच्छा आइडियल मान रहे थे। डन। अब इनने क्या किया? जितना कमाया गुड़ गोबर सब बराबर कर दिया। जितने फैन फॉलोइंग इनने कमाई, ये सब कहां पहुंच गया? बोले कि सब कुछ कहां चले जाएगा। अब एक्चुअल में कहानी ये है, अगर आपने इससे कुछ समय पहले का पेपर देखा हो, अभी 7 सदस्य आ रहे, जितने भी इनके पार्टी के सदस्य राज्यसभा में है, उसका 2/3 जाना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 7 सदस्य ही जा रहे हैं, है ना। राज्यसभा कितने जा रहे हैं, वहां से बीजेपी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनके सबके पास में जो सदस्य हैं, जनवरी में इनके ऊपर 10 केस लगे। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनको बोला कि अगर आप बीजेपी में शामिल नहीं होंगे तो क्या होगा? तुम्हें ईडी सीबीआई उठा करके जेल में डाल दी। राघव चड्ढा से भी मीटिंग हुई होगी। मीटिंग हुई, उनने बोला कि अगर तुम शामिल नहीं हो रहे हो तो कल परसों में ईडी सीबीआई में भेजता हूँ, और ईडी सीबीआई भेजने के बाद में तुमको कहाँ डाल देंगे। अब इनने बात, नेगोशिएशन चल रहा होगा कुछ समय से, क्योंकि इनके ऊपर केस, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सैनी हो, चाहे जितने भी 3-6-7 लोग जो जा रहे हैं बीजेपी, उनके बारे में जो भी सर्च हम करते हैं, उसमें ये निकल करके आता है कि इनके ऊपर नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से ईडी के द्वारा इनको कंटिन्यूअसली कोर्ट में बुलाया जा रहा है, ऑफिस बुलाया जा रहा है, और बुलाने के साथ में इनसे बातचीत की जा रही है। अब इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, और ईडी और सीबीआई कंटिन्यूअसली इनको चेक कर रही है। अब सबके सब लोग भाई, ईडी और सीबीआई किसी को बुलाए तो वो मान के चलो, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लो, अजित पवार की, छगन भुजबल की, चाहे हम बात करें हेमंत बिस्व शर्मा की, सबसे बड़ा घोटाला, है ना। ये सारे नेता जिनके ऊपर ईडी ने रेड डाली, ये सबके सब आज कहाँ है? बीजेपी में। अगर कांग्रेस के और अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं, वो अगर आज बीजेपी को छोड़ दे आज, तो बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ 50% लीडर बचेंगे। और ये मान के चलो कि बहुमत नहीं बचेगा किसके पास? बीजेपी। बट हमारे मोदी जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे तापसी पन्नू का सुना था आपने? तापसी पन्नू, है ना। इसीलिए हमें कहना पड़ता है कि हमारे मोदी जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमें कहाँ लेके जाएंगे? विश्व गुरु बनने की ओर लेकर के जाएंगे, और हमारा देश अभी भी उन्नति कर रहा है। बाकी जो लोग मोदी जी को गाली देते हैं, उनको ज्ञान की कमी है, वो एंटी नेशनल है, और उनको थोड़ा सा मोदी जी के बारे में पढ़ना चाहिए, है ना। और मोदी जी के बारे में पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा कि मोदी जी क्या चीज है। वो ऐसे ही नेता नहीं बने, उन्होंने हिमालय में काफी साल तपस्या की है, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है कि हम गैस का संकट नहीं आने देंगे, नाली से हम गैस निकाल सकते हैं।
उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है कि आलू से हम सोना बनाएंगे। ऐसी भी टेक्नोलॉजी किनकी देन है? मोदी जी। और वर्तमान में मोदी जी विश्व गुरु बनने के कगार पे। अच्छा, कल परसों का मैं एक मीम देख रहा था, वहां पर आया था कि एक मोदी जी की डॉल है, मोदी जी का एक पुतला बनाया हुआ है, उसको बेच रहे 25 लाख रुपए में, 25 लाख ऐसे कुछ लिखा था उसमें। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मोदी जी भी बिकने लगे हैं। यहाँ मोदी जी परचेस कर रहे हैं। मोदी जी को कौन बेच सकता है? कोई बेच सकता है क्या? भाई कोई ऐसा बना नहीं। मोदी जी चाहे तो बोली लगा सकते हैं ट्रंप की, अगर ट्रंप भारत में होता, है ना, तो ट्रंप वहां से कुछ नहीं बोल रहा होता कि हम 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं, है ना। मोदी जी अगर हाउडी मोदी, कौन सा था, नमस्ते ट्रंप, अगर नमस्ते ट्रंप करवा सकता है, हवन करवा सकता है, तो अगर ट्रंप को इंडिया में ला करके उसकी नीलामी करवाई जाए तो मोदी जी कहेंगे कि इसको तो बोले पहले मैं खरीदूंगा, इसने बहुत मेरी बेइज्जती, वो भी कौन से इंटरनेशनल की, है ना। वो बोलेंगे कि बोली लगाने का जो हक है वो सिर्फ मोदी जी का है, और ये व्यक्ति सिर्फ एक ही कर सकता है, कौन? मोदी जी। इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ट्रंप की बोली नहीं लगा सकता। डन। तो थोड़ा ये सब चीजें भी याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राघव चड्ढा ने बताइए करंट में अभी जनरली कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। राघव चड्ढा, आप नहीं, बहुत सारे यूथ का आइडियल है उसने। वो आइडियल इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो बहुत जेन्युइन थे, और राघव चड्ढा ने जितना एक कमाया उसने बस बीजेपी पार्टी ज्वाइन करके सब बराबर कर दिया, गुड़ गोबर जितना था सब बराबर कर दिया। अगर वो अलग पार्टी बनाता तो उसके पास जितनी फैन फॉलोइंग अभी है इससे 4 गुना और बढ़ जाती, 4 गुना। पूरा यूथ सपोर्ट करता, और जितनी आम आदमी पार्टी में इलेक्शन में है उससे ज्यादा इसके पास में यूथ होते। जिन मुद्दों पे इसने बात की, अब इनके मुद्दे दब गए। अब ये कभी नहीं बोल सकते कि भाई गैस नहीं मिल रही है। ये जहां खड़े होकर के बोलेंगे पार्लियामेंट में महिलाओं को गैस नहीं मिल रही है, वन इलेक्शन वन देश, इनने जहां बात की, कहा ट्राई की, सिम की, इनको बोलेंगे आपको बराबर पेमेंट पहुंच गया है, ज्यादा नेतागिरी ना करें, शांति से कुर्सी पे बैठे, आपको मौका दिया जाएगा, बोलने का मौका दिया जाएगा। राज्यसभा के इनके 2-3 साल हो चुके हैं। 6 साल का राज्यसभा का कार्यकाल, कितना बेटा? 6 साल का कार्यकाल होता है। 3 साल आई थिंक हो चुके हैं, और 2 से 3 साल बचे हुए हैं। अब 2 से 3 साल के बाद में ये जीत पाए तो ठीक है। अब राज्यसभा में इनको बीजेपी ने सपोर्ट किया तो ठीक, इनने फिर से भेजा तो, नहीं तो बेटा ये दिल्ली में तो चुनाव जीतने से रहे। अगर ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से ये है, जहां से इनको राज्यसभा सांसद चुना है, वहां जब जाएंगे, वहां से अगर इलेक्शन लड़ा और उनने वाकई में अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया होगा, अगर वो फैन आम आदमी पार्टी के होंगे, तो राघव चड्ढा ये चुनाव नहीं जीतने वाला। और ये चुनाव नहीं जीतेगा तो क्या बीजेपी इनको वापस से राज्यसभा भेजेगी? हम बात कर लेते स्मृति ईरानी की, जिन्होंने पीएम पोस्ट के दावेदार व्यक्ति राहुल गांधी को हरा दिया था अमेठी से। पूरा मीम चला कि इनने तो पीएम कैंडिडेट को ही हरा दिया। ऐसा नो, स्मृति ईरानी दोबारा चुनाव जीती। जब थर्ड बार चुनाव लड़ती है तो स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती है। भाई जब स्मृति ईरानी इतनी बड़ी लीडर थी, आपकी पार्टी के लिए इतनी बड़ी नेता थी, तो उसको आपने राज्यसभा से नॉमिनेट करना था। बट स्मृति ईरानी को नॉमिनेट किया क्या? नहीं, वो बेचारी आजकल रैंप वॉक में नजर आती है, और गाना बजता है पुराने दिन ही लौटा दो। तो पुराने दिन में वो कभी सास भी बहू थी, मैं तुलसी थी, यस और नो। और आज भी बेचारी को अगर इतना बड़ी पोस्ट पे जाने के बाद में आपने 2-2 बार मंत्रालय रहा हो, आपके पास में कपड़ा मंत्रालय रहा, आपके पास में महिला बाल विकास मंत्रालय रहा, और आप वर्तमान में जाकर के किसी
स्टेज में, किसी कॉलेज के स्टेज शो में, फैशन वॉक में, या वहां रैंप वॉक कर रहे हो, तो बेटा बड़ी गिल्टी फील होती है कि एक व्यक्ति इतनी दूर जा करके आपने उसको कहाँ ला करके बिठा दिया। भाई जहां से उठा था, जहां तक गया, उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी। उसको आपने वापस से यहां से उठाया और वापस से कहा, टेलीविजन की दुनिया में फिर से धकेल दिया। वो काम मांगते फिर रही है। यही सेम काम नीतीश कुमार, मैं सीएम था, मैं सीएम हूं और मैं सीएम रहूंगा, इनके साथ में बेटा कितना गलत किया बताओ। इनके लिए तो कभी कभी तरस आता है। इनके बेटे को अगर देखा जाए, क्या जरूरत थी ऐसे निकम्मे नालायक बेटे के लिए ऐसा छोड़ने की। पर ठीक है, हमारी अभी अमित चाचा से बात हुई है, पापा जी की पार्टी है। अभी पापा जी जब तक है, हम बिहार को आगे लेकर के जाएंगे। बेटा पापा जी ने यही तो गलती की कि तुमको आगे लेकर के आए। इनको अगर आगे लेकर के नहीं आते तो बिहार और आगे जा रहा होता। यस और नो? अब भाई जो व्यक्ति को पॉलिटिक्स की कुछ भी समझ नहीं है, बस थोड़ा सा मानते हैं कि नीट घोटाला हो गया, थोड़ा बहुत किया होगा, नाम ही तो आया है, यहाँ तो कई लोग पूरा का पूरा व्यापम खा गए। यस और नो? उसको हमने चेंज कर दिया ईएसबी में। बट मुझे ये बताओ कि नाम बदलने से, मैंने कहा कि एक रामू है, वो सुबह और शाम चोरी करता है। ये सर नो, मुझे पता चला कि ये रामू है, मैंने पेपर पे उसका नाम ही चेंज कर दिया। मैंने क्या कर दिया, राम। बोले नीचे वो बाय मिस्टेक बड़ी की मात्रा लग गई थी, मैंने उसको चेंज कर दिया। तो क्या नाम बदलने से काम बदल जाएगा? नहीं। सेम काम नीतीश कुमार जी ऑलरेडी सीएम है, 4 बार सीएम रह चुके, ये सीएम थे। बेटा सीएम कब बनता है? पहले आप विधायक बने होंगे, विधायक के बाद में सांसद बने होंगे, बहुत लंबे समय का टेन्योर रहा होगा, फिर आप सीएम बने होंगे। डन। आपको यहां से उठा करके कहां पहुंचा दिया? राज्यसभा में सांसद। कोई व्यक्ति कलेक्टर बन जाए और कलेक्टर बनने के बाद में उससे कहे कि क्या आप पटवारी बनना चाहोगे, बेइज्जती होगी या नहीं होगी? तो ये इनके अंदर कितना, इनका सेंस देखो बेटा, पावर देखो, सहनशीलता देखो, कि अंदर तो ज्वालामुखी फट रहा है, अंदर भरपूर ज्वालामुखी है, इसको मैं कैसे बाहर निकालूं? और जब विस्फोट होगा इनका, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट गिरी और गिरने के बाद में अपोजिशन या कोई भी पार्टी हो, वैसे अपोजिशन में बचा क्या है? कुछ है नहीं, है ना? अपोजिशन में दम नहीं है। अपोजिशन में अगर दम होता तो बीजेपी के इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारी बातें हैं कि अच्छे अच्छे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा सकता है। बट अपोजिशन में कोई लीडर ढंग का नहीं। अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी उठ रही है ना? बट बेटा सब ऐसे ही है अभी तो। ठीक है, बहुत सारे अभी जैसे राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी थोड़ा सा पहले से मैच्योर हुए हैं, है ना? थोड़ी सी उनकी राजनीति थोड़ी सी एक अलग लगती है कि हाँ भाई बोल रहे हैं तो जो व्यक्ति पहले से बोल रहा है उसकी कुछ चीजें प्रेडिक्ट बहुत सही करता है व्यक्ति। या बोल सकते हो कि सर प्रेडिक्ट उन्होंने जितना भी किया बिल्कुल सही किया। तो जब अपोजिशन में कोई पार्टी आएगी तब बीजेपी के जितने लीडर हैं, जैसे अभी अपोजिशन के जा रहे हैं सारे के सारे, वैसे फिर बीजेपी वाले भी। हाँ, सारी चीजें। अच्छा शिवराज सिंह चौहान का देखो भाई, जिन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, जिन्होंने तुम्हारा चुनाव, अच्छा उस समय कितने बड़े बड़े मुद्दे थे एमपी में, व्यापम, व्यापम के बाद में तुम्हारा ग्रुप 5, ग्रुप 5 के बाद में पटवारी घोटाला, 15 लाख दो, नौकरी लो, एक फैमिली से सारे के सारे पहले पेपर में सारे के सारे जनरल से फॉर्म भर रहे। दूसरा पेपर क्या आया, उसमें सब हैंडीकेप्ट हो गए। टीचर घोटाला, सब में सबके सब, सागर का जो चौधरी कॉलेज है, कौन सा था, ग्वालियर सागर का, है ना? हाँ एनआरआई। वहां पर हम देखेंगे, पूछा कहाँ की, ग्वालियर की। उनसे पूछा हमने दीदी से कि भाई साहब बताओ नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? महारानी कहती है कि सर कहाँ से, भोपाल से।
तो भोपाल से हम अगर 1 साल भी तैयारी कर रहे हैं भैया, तो हमें पता होता है कहाँ से निकलती है नर्मदा, कहाँ से निकलती है, कहाँ से अमरकंटक से निकलती है, पता है। हम कहेंगे कि सर अमरकंटक से निकलती, तो व्यापम जो आंसर व्यापम सही मानता है, कि व्यापम सही मानता था पहले कि नर्मदा नदी भोपाल से निकलती है, उसने भोपाल क्यों लगाया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एमपी पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ भाई, 130 135 140 कट ऑफ गया है ना, हम भी भुक्तभोगी है ना, 135 नंबर आने के बाद में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब बताओ मुझे, अगर मैंने तैयारी की है भाई, मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आपने पूरा सिलेबस चेंज किया, सिलेबस चेंज करने के बाद में मुझे 7-8 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ा, भाई सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में मैं अगर 145 135 नंबर लेकर के आ पा रहा हूँ, मतलब मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। अब तुमने अगर पढ़ा ही नहीं है और मैं आपसे पूछूं, एमपी के उसमें क्वेश्चंस थे, मैं आपसे पूछूं कि बताओ मध्य प्रदेश में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, बताइए सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा। चलो ठीक है, हमने कहा कि सर हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, डन। हमने कहा नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं। अगर हमने एमपी पुलिस की भी तैयारी की है, मैं तो पटवारी की नहीं, उससे भी छोटे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एमपी पुलिस की तैयारी की है, तो कोई ऐसा रेयर ही बंदा होगा जिसने अगर तैयारी स्टार्ट की है तो उसको ये नहीं पता होगा कि 3 जिले आते हैं। कैसा नु? अब तुमको अगर, और आप क्या हो, पटवारी टॉपर, क्या हो, टॉपर, और टॉपर होने के बाद में आपको नहीं पता नर्मदा कहाँ से निकल रही, नर्मदापुरम में कितने जिले हैं, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो भाई सवाल तो खड़े होंगे। सवाल खड़ा होना स्वाभाविक सी बात है ऑन कैमरा। और ऑन कैमरा आप बोल रहे हो कि सर थोड़ा सा समय लगेगा, ये हम बाद में बताएंगे, उसमें आंसर की में डला हुआ है, आप चेक कर सकते। अरे आंसर की में तो हमें भी पता है कि डला हुआ है, पर तुम्हें याद होगा तो तुम तुरंत बता देते। जैसे मैंने अभी पढ़ाया भाई, आपको कौन सा पढ़ाया, लद्दाख। मैंने पूछा बताओ लेह कहाँ आता है, आप कहोगे लद्दाख में। बताओ सबसे ठंडा स्थल कौन सा, आप कहोगे द्रास। बट अगर आपने पढ़ाई नहीं है, तुक्के अगर किसी ने गलती से लगा दिए हैं, तो क्या आप आंसर कर पाओगे क्या। आपको तो सारे एबीसीडी सब बराबर ही लगेंगे। तो सेम काम यहाँ पर, ये जितनी चीजें हैं बिहार में। अच्छा बिहार में एक और अभी कौन बने सीएम, बिहार के नए सीएम, बताओ साहब बिहार के नए सीएम। नहीं, ऐसा ना करो, याद रखो भाई, पूछा जाएगा। बताओ 10वीं फेल या जिनकी 10वीं की डिग्री के बारे में जानकारी नहीं है, उन सीएम का नाम बताओ जिन्होंने हाल ही में सीएम पद की शपथ ली है। उनकी डिग्री नहीं पता बेटा, उन्होंने पीएफसी कोर्स किया है, पीएफसी। अब पीएफसी मुझे भी नहीं मालूम, बट उन्होंने बोला था इंटरव्यू में कि ये होता है प्री फाउंडेशन कोर्स। अब ये कहाँ होता है, पीएफसी, पी एफ सी कोर्स होता है, प्री फाउंडेशन कोर्स, और ये जनरली होता है तमिलनाडु में तमिल लोगों के लिए, तमिल तमिल भाषी के लिए। और ये कोर्स किसने किया है, हमारे बिहार के नए सीएम। और ये कोर्स तमिल भाषाओं वालों का है, और इन्होंने बोल दिया कि मैंने किया हुआ है कौन सी यूनिवर्सिटी से, कामराज यूनिवर्सिटी से। अब कामराजा यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएफसी कर लिया। अगर मान लो आप कल को गवर्नमेंट में आ गए, आप सीएम बन गए, आप मान लो 10वीं फेल हो, और आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री। तो सीएम बनने के बाद में आप बोल दोगे कि आप क्या करो, आपके आजू बाजू में स्कूल देखा आपने, कोई भी हो, और आपने क्या कर दिया, बोला कि मुझे डिग्री चाहिए, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। तो सेम काम ये वाला भी सिस्टम है, इन्होंने भी कोर्स कर लिया है, पर इनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे हमारे मोदी जी की डिग्री हमको नहीं मिलती देखने के लिए, वैसे ही सेम इनका भी है। ये इनसे जब भी डिग्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बोल देते हैं कि वो सब हमने एफिडेविट में दिया हुआ है। ये तो बेटा उन्होंने बताया था, एक बार मैं स्कूल जा रहा था, हाई स्कूल गया था, उसके बाद में उनने बोला कि आप बेटा इसरो में बैठिए, फिर बोले कि इसरो में बैठिए, और इसरो में बैठते बैठते उनका नाता साबित हो जाता है कहाँ से, इसरो से। तो मोदी जी हाई स्कूल भी पास है, और उनके पास में कौन सी डिग्री, बी ए,
एमए पॉलिटिकल, कौन सा एम है? पॉलिटिकल साइंस। हाँ, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है हमारे मोदी जी के बाद पास में। अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है, ग्रेजुएट है, इंग्लिश बोल लेते हैं, है ना। हाँ, और सीधी सी बात है भाई, जो व्यक्ति चाय बेचकर के प्रधानमंत्री बना हो, तो उसको पता है कि अगर 10 रुपए की चाय है तो एक चाय में 2 रुपए की शक्कर, 1 रुपए की चाय पत्ती और 1 रुपए की मसाला अदरक वगैरह सब मिलाकर 4 रुपए की चाय। एक्चुअल कॉस्ट कितनी? 4 से 5 रुपए, मिल्क वगैरह सब मिला दिया। 5 रुपए की बचत होगी किस पे? चाय पे। तो जिस व्यक्ति ने चाय बेच करके 50-50 का प्रॉफिट करने के बाद, वो पैसा कमाने के बाद में विधायक बना, विधायक से सांसद बना, और सांसद से मुख्यमंत्री बना, और मुख्यमंत्री से पीएम बना, आप उनके चाय बेचने को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बेचने का तजुर्बा उनको बचपन से है। बेचने का भाई, अब बेचने वाला व्यक्ति, अब जो जिन्होंने चाय बेची है, वो दुकान पे जाएगा शक्कर, उसको पता है कि दिन भर में मेरा 1000 कप कंजप्शन होता है, ऐसा नो। और मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप कंजप्शन को बढ़ा रहे हो, डन, और आपको अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, कंजप्शन को बढ़ाया, एक्सपेंडिचर को अगर उतना ही रखना है, तो आप कहोगे कि सर मुझे प्राइस को कम करना पड़ेगा। गॉट इट? क्लियर है? इन्होंने देखा भाई महंगाई तो धीरे धीरे बढ़ रही है ना, इन्होंने बोला कि बोले मैं 100 रुपए में भाई पहले मेरा काम हो जा रहा था, 100 में कम हो जा रहा था, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया? वैसे मोदी जी के मैथमेटिक्स को भी मानना पड़ेगा। हम यहाँ मैथ्स करते हैं, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर एंड प्राइस रिलेशन बिटवीन, ऐसा नो कि हमने कंजप्शन की बात की, एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है। तो कंजप्शन अगर बढ़ा रहे हो तो प्राइस कम होगा, तब जाकर के आपका एक्सपेंडिचर बराबर हो पाएगा। और फिर आपने फार्मूला पढ़ा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100 सक्सेसिव। बेटा इसी में लगा दो कंजप्शन वाला फॉर्मूला, है ना, कि अगर आपने यहां पर मान लो 10% कंजप्शन इंक्रीज किया, या मैंने कहा कि प्राइस बढ़ा देते हैं, तब तो सही रहेगा। हमने कहा कंजप्शन, प्राइस हमने 10% बढ़ा दिया, प्राइस को 10% बढ़ाया, कंजप्शन को कितना कम करना पड़ेगा? ये एरो नीचे होगा, ताकि एक्सपेंडिचर मेरा कितना रहे? कांस्टेंट रहे। आप कहोगे कि सर प्राइस आपने कितना बढ़ाया? 10%। आपने कहा कि सर एक्सपेंडिचर मुझे कितना कम करना है, सॉरी कंजप्शन कितना कम करना है? मैंने मान लिया x। फिर आप कहोगे कि सर माइनस, यहाँ दोनों का माइनस होगा, आप कहोगे 10x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना? मुझे एक्सपेंडिचर कितना रखना है? बराबर। तो बराबर का मैं मान लूं कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर मैं कितना रख लूंगा? 0। या मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर भी मैंने बढ़ा दिया, भाई थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा ना। एक्सपेंडिचर मैंने कहा कि मैंने कितना बढ़ा दिया आपका? 10% बढ़ा देते या 5% बढ़ा देते। मैंने कहा कि मुझे पूरे ओवरऑल कितना परसेंटेज बढ़ना चाहिए? 5% एक्सपेंडिचर 100 था, 105 रुपए खर्च कर दो। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आप कहोगे कि सर इसको 1000 माइनस 100x बराबरी से माइनस कितना हो जाएगा? 10x बराबर 500। यहाँ हो जाएगा भाई कितना हो जाएगा? 110x बराबरी से कितना? 500 डिवाइड बाय में 110, इसको काट देंगे, लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास आंसर आएगा। 4% के आसपास आपको कंजप्शन कम करना पड़ेगा। डन। इतना आपको क्या करना पड़ेगा? कंजप्शन घटाना पड़ेगा। मोदी जी के पास में ये पहले से आपने सुना होगा, a प्लस बी का जब आप स्क्वायर करते हो, ऐसा नो, इसमें क्या निकल करके आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab की तो जानकारी मोदी जी को पहले से है। एक्स्ट्रा जो 2ab निकलता है अमेरिका और इंडिया, ऐसा नो,
ये 2AB की जानकारी पहले से है, और 2AB की उनको जानकारी पहले से है, मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने फिर उनका दिमाग काम किया सक्सेसिव में। उन्होंने कहा कि 10% प्रॉफिट और 10% लॉस बराबर होगा, मतलब आप कह सकते हो कि सर दोनों बराबर, मतलब x² अपॉन 100, यही तो होगा AB। मैंने दोनों बराबर कर दिया, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। उनने थ्योरी अप्लाई की चाय के ऊपर, चाय से पहुंचे कहां पर, आगे, फिर यही थ्योरी अप्लाई की किसके ऊपर, विधायक के ऊपर, फिर यही थ्योरी अप्लाई की किसके ऊपर, सांसद के ऊपर, और सांसद से कहां पहुंच गए, सीएम, और सीएम से पहुंच गए, और कितने, अब उन्होंने कितने को खरीदा होगा भाई, खरीदने के लिए, चाय के लिए शक्कर खरीदने गए, अब मोल भाव तो किया ही होगा, इसीलिए तो राघव चड्ढा को 1.5-2 महीने लग गए भाई। जनवरी से बात चल रही है, अब मोल भाव अगर नहीं किया होता तो अभी तक पार्टी में 4 महीने पहले होते, ऐसा नो। तो मोल भाव अच्छे से जानते हैं, कहाँ कंजप्शन बढ़ाना है, कहाँ डिक्रीज करना है। तो ये सब चीजें किसकी है, हमारे देश की है। और ये, अच्छा एक मुद्दा और भी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी अभी की दृष्टि से, अगर देखा जाए, आपने एक नाम सुना होगा बेटा, हम हिमालय को पढ़ रहे हैं, और हिमालय में भी अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं विंध्याचल, विंध्याचल के पास में आपने नाम सुना होगा कैमूर, कैमूर, कैमूर से निकलती है एक नदी कैन, और कुमरा गांव रायसेन से निकलती है बेतवा, डन, दोनों नदी निकलती है, और दोनों की दोनों कहाँ जाती है भाई, ऊपर जाती है, नंबर 1 ये गई, दूसरी इधर, मैंने एक को नाम दिया केन, एक को नाम दिया, दोनों एमपी की नदी, और दोनों का 2005, ये प्रोजेक्ट किसका है, नदी जोड़ो परियोजना, इसको स्टार्ट किया था बेटा लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के लीडर, वो इसके फाउंडर है, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय में थे, उनसे सलाह मशवरा के बाद में 2005 में प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। 2005 में नदी जोड़ो परियोजना। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में रह रहे हो, या किसी ऐसे जगह रह रहे हो जहां पर पानी की नदी में कमी हो जाती है, और एक नदी, जैसे मान लो कि इस नदी में बहुत सारा पानी है, तो इसका पानी मैं क्या करूंगा, केनाल बना करके, है ना, यहां से क्या कर दिया, यहां पर इन दोनों नदी को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, इसको बोलते हैं नदी जोड़ो परियोजना। अब नदी जोड़ो परियोजना में पहली जो एमपी की परियोजना है वो है केन बेतवा, एमपी की, पूरे एमपी की पहली नदी जोड़ो परियोजना में केन बेतवा लिंक परियोजना, कौन सी, केन बेतवा लिंक परियोजना। दूसरी की बात करेंगे तो हम कहेंगे, अच्छा कुंभ का मेला याद है किसी को, याद है ना नीचे आप जानते हो कि यहां बहती है नर्मदा नदी, डन, ये जाती है खरगोन तक, वैसे तो खंबात की खाड़ी में जाएगी, और एक नदी और जानते हो कि यहां पर एक नदी और है, यहां पर शायद नाम याद आपको आ जाए, मैंने बोला जाना पावा पहाड़ी, कौन सी नदी निकलती है, जाना पावा, जहां जा नहीं सकते आप, जाना पावा, जहां पाव से नहीं जा सकते, और पाव से चलने को मैं चलकर बोलता हूं, नाम क्या होगा, चंबल, जहां जाने में बल लगे, जहां जा नहीं सकते हो उसको क्या बोलोगे, जहां जाने में कठिनाई हो, चंबल, जहां जाने में फोर्स लगे, बल लगे, चंबल, और जान नहीं पाओगे, जाना पावा, कौन सी होगी, जाना पावा, डन। इस नदी में मिलने वाली नदी है छिप्रा, काकरी बरडी पहाड़ी, इंदौर, डन, यहां से निकलती है काकरी बरडी पहाड़ी से कौन सी नदी, छिप्रा। 2016 में बेटा कुंभ होता है, डन, होता है, और ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़े मेला, सबसे बड़ा धार्मिक संयोजन कौन सा है, कुंभ, विश्व का एकमात्र मेला, या मैं कहूँ कि भारत में भी एकमात्र मेला जिसका नाम, भारत में 4 जगह कुंभ लगते हैं, 4 में से एक कुंभ का नाम रखा गया जिसको हम सिंहस्थ कहते हैं, सिंहस्थ कहां पर, उज्जैन। 2016 में लगता है, आप जानते हो कि उस समय गर्मी का समय रहता है, गर्मी का समय रहता है, और आप कहते हो कि सर यहाँ पर नदी में पानी कम होता है, पानी कम होता है, और अगर आप कुंभ के मेले में गए हो तो जहां पर मंदिर है, मंदिर से जैसे ही हम रामघाट के लिए जाते हैं,
नदी के साइड में, यहां से ये नदी है, नदी के जस्ट ऊपर में साइड में यहां पर एक बड़ा सा पाइपलाइन है और उसमें से पानी निकल रहा होता है। इसको हमने यहां से लेकर के, ये बेटा चंबल में मिलेगी, ये चंबल, हाँ चंबल में आकर के मिलती है। चंबल में मिलेगी कौन सी? छिप्रा। ये दोनों पास पास से निकलती है। आप कहोगे कि सर ये निकलती है जाना पावा पहाड़ी से, जाना पावा, और ये निकलेगी काकरी बरड़ी से। डन। यहां से ये दोनों जगह तो हमने एक पाइपलाइन बनाई, नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना। उज्जैनी गांव यहां है, उज्जैनी गांव से आप कहोगे कि सर बड़वाहा, बड़वाहा आता है आपका, बड़वाहा आता है खरगोन में, खरगोन से मैंने बड़वाहा को जोड़ा और यहां से बेटा उज्जैन को। डन। इन दोनों में टोटल 79 किलोमीटर की ये है, कितनी? 79 किलोमीटर का ये जोड़ करके मैंने छिप्रा में पानी पहुंचा। डन। काम चल रहा था, उज्जैन कुंभ लग रहा था, इसीलिए काम ज्यादा तेजी से करना पड़ा और अभी भी इसका थोड़ा बहुत काम चल रहा है, इसको एडवांस लेकर के बना रहे। तो यहां पर इसको जोड़ने के बाद में हमने नर्मदा का पानी कहां पहुंचा दिया? छिप्रा में पहुंचा दिया, ताकि छिप्रा में पानी की कमी ना हो। इसको समझो देश की, हमारे एमपी की पहली परियोजना केन बेतवा लिंक पर। बेटा यहां से यहां तक जितने भी लोगों का मकान था, घर था, खेती थी, जो भी चीज, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया? मुआवजा। डन। उनको पैसा दे दिया। अब मान के चलो, जो आज की जमीन, मैं आपसे बोलूं कि आपका हाईवे के साइड में प्लॉट है ना, हाईवे के साइड में हमने कहा कि कोई भी हाईवे ले लेते आपके गांव दे, यहाँ पर कौन सा बेटा? यहाँ काम चल रहा है, अभी बैराज बना नहीं, अभी अभी बना, कंप्लीट नहीं हुआ। अब हुआ ये कि आपका हाईवे के साइड में प्लॉट है, अब हाईवे के साइड में प्लॉट है और आपको गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ से मुझे रोड का काम चौड़ा करना है ना। रोड पहले इतना था, पहले 2 लेन था, अब मैंने कितना कर दिया? 4 लेन। एक ऊपर भी बढ़ेगा, एक नीचे भी बढ़ेगा। इधर नीचे में आपका काम ये आ गया। डन। तो इधर वाले को और इधर वाले को सेम रेट पे पैसा मिलेगा। हमने कहा आपकी जमीन का जो रेट चल रहा है अभी, वो मान लो बहुत ज्यादा चल रहा है। आप कहोगे कि सर अभी 5,000 रुपए स्क्वायर फीट में अगर मैं आज बोलूं तो आज लेने वाले तैयार, गवर्नमेंट आपको दे रही 2,000 रुपए स्क्वायर फीट में। डन। आपका कितने का नुकसान? 3,000 का। और आप जानते हो कि आर्टिकल 300 ए, आर्टिकल 300 ए, ये सिर्फ आपका कानूनी अधिकार है कि आपके पास में वो जमीन है, गवर्नमेंट कभी भी आपसे ले सकती है। डन। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था 19 जी में, 19F, सॉरी 6 नंबर का आर्टिकल 19F, यही था कि ये संपत्ति का अधिकार देता था 1973 केशवानंद भारती केस, केरल, केरल के व्यक्ति बनाम हाईकोर्ट केरल। उन्होंने कहा कि भैया इसको अगर ऐसा रहा तो गवर्नमेंट को, लोगों को पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा। तो हुआ ये कि यही सेम काम यहाँ होता है और यहाँ पर लोगों ने कर दिया विद्रोह, और लोगों ने अभी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जितने भी गांव आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनने सब ने, अभी आप चीता जलाना जानते हो? चीता जानते हो क्या बेटा? जानते हो या नहीं जानते? इंसान मरने के बाद में चीता पर लेटता है, उसको जलाया जाता है। और अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे, मेम्स वगैरह आपने देखी होगी, अगर चलाते हो सोशल मीडिया पे हो तो यहाँ पर देखा होगा कि लोगों ने बाकायदा लकड़ी वगैरह से सजा करके बाकायदा चिता बनाई है, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके ऊपर बच्चे, बूढ़े, लेडीज सब लेटे हुए। बेटा डिस्टेंस तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बाकी काफी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, 150 से 200। छतरपुर, हाँ बेतवा। बेटा ये तो केन है ना, कैमूर श्रेणी, विंध्याचल, रीवा, सतना, ऊपर, वहां से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो इनमें दोनों में लोगों ने अभी क्या करना स्टार्ट किया? आंदोलन।
1 2 दिन 4 दिन 8 दिन वो चिता के ऊपर लेटे रहे, गवर्नमेंट को बिल्कुल समझ में नहीं आया, नहीं पता चला। 14 अप्रैल के दिन वो जल में रहे, अच्छा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे, नहीं तो गवर्नमेंट अभी तक इन पर लाठीचार्ज करके फिर भी पिट चुके हैं, गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज करवा के इनको तुड़ाई कर दी है, फिर भी लोग अपना संयम बना करके अपने जल जमीन जंगल के लिए अभी भी लड़ रहे। एक दिन इन्होंने जो आंदोलन किया वो किया चिता आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिता आंदोलन। और चिता आंदोलन में जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग थे सारे के सारे वो सब किसके ऊपर लेट गए? चिता बना करके उसके ऊपर लेट गए। 1 हफ्ते तक यही रहा। दूसरा, फिर उसके बाद में इन्होंने जल सत्याग्रह किया, जल आंदोलन। जल आंदोलन में जो नदी में पानी है ना, इन्होंने जो डैम बना रहे उसके ऊपर, छोटे बड़े जो डैम है उसमें पानी ज्यादा खोल दिया। पानी खोलने के बाद में अब नदी में बहाव बढ़ेगा, पानी बढ़ा, इन्होंने यहाँ के व्यक्तियों ने नदी में खड़े होकर के ही, है ना, सारे लोग कहाँ हो गए? नदी में खड़े हो गए और नदी में खड़े होकर के आंदोलन किया। फिर भी गवर्नमेंट में, मैं कहूँ कि न्यूज चैनल में, जो हमारे देश के न्यूज चैनल है, एमपी के न्यूज चैनल है, वहां पर इसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। थोड़ा सा भी जिक्र इसका कहीं मिल जाए तो इसका जिक्र नहीं है। हमारा देश बिजी है आईपीएल में, हमारा देश बिजी है वेस्ट बंगाल के चुनाव में, हमारा देश बिजी है हिंदू मुस्लिम में। ये सारी चीजें एमपी में हो रही है और एमपी में ये सब होने के बाद में इनका दर्द सुनने वाला कोई लीडर अगर उसके वहां पर गया भी है, वहां की फोर्स उनको उनसे मिलने नहीं देती, बंद करके बोले आपको मिलने की अनुमति नहीं। और ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हमें आर्टिकल सारे संविधान में हमें जानकारी मिलती है, पर ये सब चीजें देख करके, अच्छा ये क्वेश्चन चिता आंदोलन कंफर्म अभी एमपीपीएससी में पूछा जाएगा, एमपी पुलिस ग्रुप 5 एमपी का जितने भी एग्जाम है यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, चाहे वो नदी जोड़ो परियोजना हो चाहे इसका हो, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो हालत है, यहाँ पर बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है। भाई घर से आप दूर रह रहे हो और घर से दूर रह रहे हो और वहां पर बच्चों को क्या पिलाया जा रहा है? गुड़ जानते हो? गुड़ को गर्म करने के बाद में पानी डाल करके वो पिलाया जा रहा है बच्चों को, जो मैंने वीडियोस में देखा था। ये तो ये सब कहानी कहाँ की है? आप कहोगे सर छतरपुर की है, और छतरपुर में ये अभी आंदोलन चल रहा है, पूरा नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत ये आता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। डन। चलिए आगे बात करते हैं हिमालय की। हिमालय को पढ़ रहे थे, दूसरी चीजें हमने पढ़ ली, इसके नाम बता दिए मैंने। अच्छा, हिमालय की बात करें तो बेटा यहाँ हम लिखेंगे पूर्वी हिमालय, इसमें इसी में है ना, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय की जो चौड़ाई है वो 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। डन। दूसरा, पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय की बात करेंगे तो पश्चिमी हिमालय की चौड़ाई लगभग 400 से 600 किलोमीटर है। हाँ बेटा 400 से 600, 400 से 450। मध्य भाग विश्व का सबसे ऊंचा भाग है। ये दो गार्ज बनाता है, दो गार्ज, या इनको क्या कहते हैं? सिंटैक्सियल बेंड। डन। दो गार्ज, अब दोनों गार्ज की बात करेंगे तो आप कहोगे सर एक गार्ज पूर्व में और एक गार्ज पश्चिम में। पूर्व में हम बात करेंगे कि सर पूर्व में कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा।
दिहांग गांज। हाँ बेटा, किलोमीटर। पश्चिम में सिंधु नदी, ये कौन सा गार्ज बनाएगी? सिंधु गार्ज। ऐसा ही कुछ बनेगा क्या ऊपर में? बस इतने से काम अपना हो जाएगा। ये लेते हैं, यहाँ से कहाँ तक है ये? आप कहोगे कि सर यहाँ तक आएगा। है ना? ये थोड़ा सा पार्ट ऊपर होना चाहिए था, नेपाल में भी आएगा ये, है ना? ठीक है, यहाँ तक ऐसा ले लेते हैं। डन। तो यहाँ से आप जानते हो कि यहाँ से एक नदी निकलेगी, ये वाली। डन। इसका नाम क्या है? यहाँ पर ये नदी आती है और यहाँ से बेटा एक माउंटेन है, यहाँ से पूरा ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैं बोल दूं क्या? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? ये नंगा पर्वत बेटा एकदम नदी के अगर सामने आ गया, तो सामने आएगा तो ये ज्यादा ऊंचा है, नदी इसके ऊपर तो चढ़ेगी नहीं। अब इसके ऊपर चढ़ेगी नहीं तो ये यहाँ से एक बैंड बनाती है और यहाँ से ये नदी कहाँ मुड़ जाती है? यहाँ से ये नीचे मुड़ जाती है, अक्षसंगीय मोड़ जिसको कहते हैं गार्ज। और यहाँ से जहां से नदी नीचे निकलती है इसको कहते हैं सेंटेक्सियल बैंड, या आप कहोगे कि सर सिंधु गार्ज। सेम यहीं से एक और नदी निकलती है और इसका नाम क्या है? आप कहोगे कि सर ब्रह्मपुत्र, यहाँ तक बहते हुए आती है, यहाँ से ऐसा। और आप जानते हो कि यहाँ भी सर एक माउंटेन है पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश में, और इसको क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर इसको बोला जाता है नामचा बर्फ। और नामचा बड़वा भी ऊंचा है, ये भी ऊंचा है, इसके बीच में दो नदियां, दोनों नदियां नीचे की ओर मुड़ेगी या पर्वत के ऊपर जाएगी? नीचे आएगी। अच्छा, नीचे आएगी तो आप कहोगे कि सर यहाँ से ये नदी वापस से नीचे मुड़ी और इसने यहाँ से एक गार्ज बनाया। इस जो गार्ज को बोला जाता है, यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? सिंधु, सॉरी दिहांग। क्या बोलेंगे? दिहांग। अच्छा, इसको एक चीज और भी बोलते हैं, आपने लेडीजों का हेयर पिन देखा है? क्लिप ना? क्लिप को देखा होगा तो वो दोनों साइड से ऐसा कुछ रहता है। अच्छा, मान के चलिए बनेगा यहाँ से ऐसा, इतना ऐसा ही रहता है। आप कहोगे कि सर बीच में बिल्कुल स्पेस रहता है और साइड से पैक रहता है। तो सेम आप कहोगे कि सर ये दोनों जगह जहां से नदियां निकल रही, ये दोनों साइड से बिल्कुल ऐसी कॉम्पैक्ट है और बीच में जगह है कैसी? हेयर पिन के जैसे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हेयर पिन। क्या कहते हैं? हेयर पिन गैप। समझ पाओगे क्या? मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए हेयर पिन गैप कौन बनाता है, आप कहोगे कि सर या तो सिंधु गार्ज या तो दिहांग गार्ज, या आप कहोगे कि सर सिंधु नदी या तो ब्रह्मपुत्र नदी। और क्यों बनाता है? क्योंकि ये दोनों ओर कहाँ लेती है? दक्षिणवर्ती मोड़ लेती है। डन। याद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या? ग्रेट हिमालय की, यहीं पर लिखते हैं पूर्वी चोटी, दो चोटियां पूर्वी, पूर्व में कौन सी है? नामचा बड़वा, और पश्चिम में नंगा पर्वत। कुछ आएगा यार? और इन दोनों के बीच में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसमें लेंथ कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर इसकी लेंथ कितनी? 2450 किलोमीटर से लेकर के 2500 किलोमीटर, आपको देखने के लिए। डन। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ देखिएगा,
आप कहोगे कि सर ये जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, आगे बढ़े नेपाल में भी है, सिक्किम में भी है। ये सिक्किम में भी आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सिक्किम भी बना दिया जाए, सिक्किम। और सिक्किम के बाद में कहाँ पर ये पहुंच जाएगा, भूटान तिब्बत, और उसके बाद में कहाँ पहुंच जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। डन। अब यहाँ इसकी अगर मैं प्रमुख चोटियों की बात करूं, डन, आगे बात करें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये सारी चीजें समझ में आ रही, याद हो जाएगा, आगे देखते देखिए। इसकी अगर मैं प्रमुख चोटियों की बात करूं, तो प्रमुख चोटियों में अच्छा सबसे पहले उत्तराखंड आएगा क्या, या जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं? जम्मू कश्मीर में कौन सा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अभी हमने आपको बताया कौन सा, नंगा पर्वत। डन। या थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ डन, यहां से हिमालय का आकार कैसा है? ऐसा ही पाया जाएगा। डन। यहां से भी ऊपर ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा यहां तक, है ना? यहाँ पर एक माउंटेन, यहाँ पर एक माउंटेन, ये दोनों आपको पता है। अच्छा नाम बताओ इन राज्यों के। इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर इस चोटी का नाम क्या हो जाएगा, नामचा बर्ग। क्लियर? अच्छा ये वाला, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कौन सा, अच्छा ऐसा याद रखना, पाकिस्तानी लोग कैसे हैं सारे के सारे, ऐसे ही, उनको कोई लेना देना नहीं है, क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, है ना? न्यूज चैनल पे आकर के या कुछ भी बोल देंगे, है ना? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या? ये भी वैसे ही वाले लोग हैं, इनको कितना ही समझा लो ये समझने वाले नहीं है। तो इनके साइड में हमेशा कैसे लोग रहेंगे, ऐसे हमारे साइड में कैसे है, ऐसे। डन। इसके बाद में बात करें, यहाँ आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ये वाला स्टेट आता है भाई, उत्तराखंड। डन। उत्तराखंड में आप कहोगे कि सर ये हाइट भी इसकी ज्यादा है, और हाइट बढ़ने से आप कहोगे कि सर हाइट जैसे जैसे बढ़ते आती है, आप कहोगे कि सर 165 मीटर में 1 सेंटीग्रेड, जैसे 165 मीटर की हाइट बढ़ेगी, आप कहोगे 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप कहोगे कि सर आपने 1 किलोमीटर को हाइट बढ़ा दी, 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप जानते हो कि हिमाचल प्रदेश के बाद में जम्मू कश्मीर के साइड में आया उत्तराखंड। हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा मतलब बर्फ बनेगा, बर्फ बनेगा मतलब मैं कह सकता हूँ कि वहां बर्फ के साथ साथ ग्लेशियर पाए जाएंगे। भाई हाइट बढ़ रही ना, हाइट बढ़ेगी तो पानी ठंडा होगा, और पानी ठंडा होगा मतलब सारी चीजें बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब ग्लेशियर पाए जाते हैं तो भाई ग्लेशियर के पास में कहीं ना कहीं कुछ स्थान होगा जहां से ग्लेशियर अगर मेल्ट हो रहा है तो नदी निकलेगी। इसीलिए हम उत्तराखंड से देखते हैं कि बहुत सारी नदियां निकलती है। अब बहुत सारी नदियां निकलती है तो मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में है क्या क्या, पहले वो चीजें समझिएगा। यहाँ लिखते हैं, ये उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर मैंने पहले लिखा गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री,
ये ग्लेशियर, और कोई? बस दो ही याद आ रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सुना है, गंगोत्री, हाँ यही चार धाम है, केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तो बेटा ग्लेशियर हो गए। माउंटेन भी तो रहेंगे, ये हमारे ग्लेशियर के, और ग्लेशियर भी कौन से? तो आप कहोगे कि सर ये पर्वत भी है, ये चोटियां भी है, यहीं से नदियां ओरिजिन होती है और यहीं पर ग्लेशियर भी है। हमने इनका नाम ही रख दिया क्या ग्लेशियर, क्योंकि ये बर्फ के बहुत बड़े पहाड़ है, तो हमने नाम रख दिया गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये पहाड़ भी ग्लेशियर। डन। इसके अलावा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आप कहोगे कि सर यहीं पर है आपकी नंदा देवी, नाम सुना है नंदा देवी? नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर? ये इसी माउंटेन के ऊपर पूरा का पूरा नंदा देवी, फूलों की घाटी सुना होगा आपको, इसी के साइड में फूलों की घाटी नंदा देवी। नंदा देवी के बाद में कामेत, त्रिशूल, अच्छा केदारनाथ बद्रीनाथ आप जानते हो भगवान शंकर से रिलेटेड है, त्रिशूल कहाँ होगा, इन्हीं के तो पास में होगा। हाँ तो हमने मान लिया केदारनाथ भगवान विष्णु से है, बद... अच्छा केदारनाथ भगवान शंकर से है, और बद्रीनाथ किससे हो गया? विष्णु जी से। तो हमने कहा कि भाई इनके पास में त्रिशूल होगा या नहीं होगा? होगा। तो त्रिशूल भी कहाँ रहेगा? इन्हीं के पास में रहेगा, उत्तराखंड। फिर इसके बाद में बंदर पूछ, बंदर पूछ भी कहाँ पर? अब इतने सारे ग्लेशियर हैं, और ये सारे के सारे किसके पार्ट है? ग्रेट हिमालय के पार्ट। और ग्रेट हिमालय के पार्ट है तो बेटा याद कैसे रखेंगे इसको? याद रखने के लिए हम कहेंगे कि सर उत्तराखंड में हम जाते हैं, और उत्तराखंड में हम जाते हैं तो कहाँ पर? केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे। हम जानते हैं कि चार धाम कहाँ है, और अगर मैं भारत में बात करूं तो चार अलग अलग दिशाओं में, बट मुझे एक साथ दर्शन करना है तो मैं कहूंगा कि सर कहाँ पर? उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। डन। फिर हम बात करेंगे सर यहाँ पर माउंटेन कौन सा? देवी भी तो होगी, और उस देवी का नाम है, अच्छा यहाँ अगर मैं बात करूं केदारनाथ तो भाई नंदी भी तो होगा, ऐसा नो? तो भाई नंदी होगा तो उसकी भी पूजा करेंगे, तो मैं यहाँ से नंदा देवी याद रख सकता हूँ क्या? ऐसा नो? अच्छा यहाँ पर त्रिशूल आपको बता ही दिया, भगवान शंकर है तो फिर त्रिशूल होगा ही होगा, है ना? अच्छा यहाँ पर त्रिशूल हो गया। अच्छा बंदर पूछ, जहां पर भी आप जाओ, कहीं भी धार्मिक प्लेस पे जाओ, आपको बंदर वहां पर देखने के लिए मिलेंगे, मिलेंगे, बंदर भरपूर मिलेंगे, चाहे आप प्रसाद लेकर के जाओ, आपके हाथ से छीन करके खा लो। डन। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बंदर पूज भी हो जाएगा। अच्छा किस लिए आते हो भाई आप लोग? किसके लिए आते हो? कामना के लिए, मनोकामना आपकी पूर्ण चाहिए, भगवान ऐसा कर देना, कलेक्टर बना देना, ये वाला एग्जाम निकल जाए, तो हम किसके लिए आते हैं? कामना के लिए आते हैं। डन। तो याद हो जाएगा क्या? अब यहाँ पर ग्लेशियर की मैं बात करूँ, ग्लेशियर में बेटा बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे यहाँ पर बस छोटा सा देखिएगा, मैं यहाँ बनाता हूँ ऊपर, यहाँ से, है ना? मैंने कहा कि उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, एक बार टाइम बताइएगा बेटा, एक, दो, तीन, चार, ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर। इन ग्लेशियर की बात करें तो आप कहोगे कि सर सबसे पहला जो होता है सतोपत हिमानी, है ना, सतोपत ग्लेशियर। यहाँ से बेटा एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं विष्णु गंगा। कौन सी गंगा? विष्णु गंगा। फिर यहां से बात करेंगे, ये हो जाएगा बेटा बद्रीनाथ। कौन सा? यहां पर नाम दिया मैंने, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं बेटा अलकनंदा। डन। और अलकनंदा और विष्णु गंगा जहां मिलती है, यहां पर बेटा एक प्रयाग बनता है जिसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। डन। फिर यहाँ पर नीचे से एक और नदी आती है, जहाँ एक नदी मिलती है पिंडा, वो बनाती है कर्णप्रयाग। फिर आगे चल करके एक नंदी नदी मिलती है, नंदाकिनी, वो प्रयाग बनाती है नंद प्रयाग। आगे बढ़े तो यहाँ से अलकनंदा फिर आगे बढ़ी, अलकनंदा में यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसको हम मंदाकिनी कहते हैं, और ये निकलती है बेटा बद्रीनाथ से, सॉरी केदारनाथ से। कहाँ से? केदारनाथ से। और यहाँ पर ये नदी बनाती है कौन सा? यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनाएगी? विष्णु रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग होगा? विष्णु हो गया, रुद्र प्रयाग। फिर यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है, यहाँ पर आता है केदारनाथ, यहाँ आता है बेटा गंगोत्री। कौन सा? तीसरा कौन सा है हमारा? गंगोत्री।
गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसको आप कहते हो बेटा भागीरथी। कौन सी नदी? और भागीरथी जहां पर मिलती है यहां पर बनता है देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ये जो नदी आ रही है इसका नाम हो जाता है बेटा गंगा। डन। यहां से नदी इधर की ओर मुड़ती है और यहाँ पर एक ग्लेशियर और आता है जिसको हम बोलते हैं यमुनोत्री। कौन सा? यमुनोत्री। और यमुनोत्री से एक नदी निकलती है और यमुना आकर के किसमें मिल जाती है? गंगा में। और जहां पर मिलती है इसको बोलते हैं बेटा महाप्रयाग। कौन सा प्रयाग? महाप्रयाग। और महाप्रयाग से ये सारा जितना मैंने ऊपर बनाया प्रयाग, पंच प्रयाग, यहाँ बीच में दो प्रयाग और आ जाएंगे आपके, एक और ये दो। एक जगह आपका कर्ण प्रयाग, ऐसा लो, और एक जगह आपका आनंद प्रयाग। ये सारे कहाँ पर है आपको ये सारी छोटी होती कोई दिक्कत? अच्छा नेपाल में बात करेंगे। नेपाल में भी नेपाल में धौलागिरी पाया जाता है। धौलागिरी के साथ में आपको पूर्णा पाया जाता है, लाकुत्सु पाया जाता है, चोयू, मकालू, मसालू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे यहाँ पर सिक्किम में कंचनजंगा। इतना हमें याद रखना है, ये इतना हो गया, ये याद कीजिएगा, नेपाल का लिख लीजिएगा, बाकी फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। किसी कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी बेटा? हाँ रजत कुछ अपडेट?